हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग अपना फिजियोलॉजी, जैसे मैंने आपसे वादा किया था एनाटॉमी के सारे लेक्चर्स में मैं फिजियोलॉजी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूंगा। तो आज से हम लोग बिल्कुल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ब्लड। तो ब्लड में जितनी भी चीज़ें आती हैं मैं उसको सारा आपको एक एक करके कवर कराऊँगा। तो सबसे पहले आज आपका पहला लेक्चर है प्लाज्मा प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन, मतलब जो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आज पूरा प्रॉपर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन एंड इट्स फंक्शन। तो देखो गाइज, जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो एलिमेंट्स होते हैं और दूसरा क्या होता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन। तो 45% क्या होते हैं एलिमेंट्स, जिसमें इरिथ्रोसाइट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है और ल्यूकोसाइट होता है, यानी WBC होता है। और ये सब चीज़ों के भी अलग अलग ग्रुप हैं जिसको हम डिटेल में आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे ब्लड में पूरा। बट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 55%, जो कि नाम है जिसका प्लाज्मा प्रोटीन। अब उस 55% में भी 92% क्या होता है, वाटर होता है। केवल 8% क्या होता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन होता क्या है ये देख लेते हैं। तो ब्लड में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। 3 प्रकार के होते हैं, मतलब 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। सीरम 2 में लगा है, 1 में नहीं लगा है, क्योंकि फाइब्रिनोजेन को जब हटा देंगे तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर सीरम कहलाता है। आपको भी पता होगा, आप एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे या बाकी मेडिकल में तो पढ़ ही रहे हैं। तो 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करें तो टोटल प्रोटीन हमारे ब्लड में होता है 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर। इसमें से सबसे ज़्यादा होता है एल्बुमिन 4.7, फिर ग्लोबुलिन 2.3, फाइब्रिनोजेन थोड़ा सा होता है 0.3। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है मॉलिक्यूलर वेट आपका फाइब्रिनोजन का, फिर ग्लोबुलिन का, फिर एल्बुमिन का। उसके बाद कोagulation ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। जो फाइब्रिनोजन होता है वो कि एक प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर होता है। आपको भी पता होगा जो फाइब्रिनोजन होगा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बट क्लॉटिंग के टाइम पे वो क्या हो जाता है, फाइब्रिन में चेंज हो जाता है और उसके छोटे छोटे धागे बनते हैं जिससे हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। तो वो कोagulation में हेल्प करता है। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म में भी ये लोग हेल्प करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में किस प्रकार से हेल्प करते हैं, ये गामा ग्लोबिन जो होते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। और इनको आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन, इनको इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एंटीबॉडी कह सकते हैं, हमारी बॉडी के एंटीबॉडी होते हैं। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की बात करें तो एल्बुमिन, गामा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन ये क्या करते हैं, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और आल्सो अल्फा और बीटा क्या होता है, मेटल का भी ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद अगर मेंटेनेंस ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये कोलाइड के रूप में होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जो क्या करते हैं, आर्टरी के जो हमारे, अगर मैं इसको क्लियरली समझाऊं तो जो हमारा आर्टरी होता है, अगर इसे देखो आर्टरी या वेंस हो गया तो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो कोलाइड होते हैं ये यहीं पे जाके क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे एक प्रेशर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर। जो हमारा ब्लड होता है ताकि बाहर ना जा पाए, इसका एक अलग प्रेशर, ये जाके यहाँ पे पोर्स पे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण हमको क्या देखने को मिलता है, ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर। तो वही ये क्या करता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तभी कभी कभी जब क्या होता है एल्बुमिन या ग्लोबुलिन कम हो जाता है तो हमारे ब्लड प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं है। तो प्लाज्मा प्रोटीन कैन नॉट पास थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं कैपिलरी मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते, क्योंकि बड़े साइज होते हैं, इसलिए क्या करते हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर बनाते हैं 25 mmHg का। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि एल्बुमिन पाया जाता है, फिर ग्लोबुलिन, फिर फाइब्रिनोजन। तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन भी कौन बनाएगा, एल्बुमिन, फिर ग्लोबुलिन, फिर फाइब्रिनोजन। उसके बाद एसिड बेस बैलेंस को भी करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, बफर सोल्यूशन के जैसे होते हैं, बफर एक्शन करते हैं। तो हमारा क्या करते हैं, एल्बुमिन रेगुलेटिंग एसिड बेस बैलेंस, हमारे बॉडी में एसिड और बेस प्रॉपर बैलेंस होने चाहिए, इसलिए बफरिंग एक्शन के द्वारा एसिड बेस को भी बैलेंस करते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल 15% ऑफ बफरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, हमारी ब्लड का 15% एसिड बेस बैलेंस या बफरिंग कैपेसिटी कौन बनाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। विस्कोसिटी, अब जाहिर सी बात है ये प्रोटीन है तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, तो विस्कोसिटी का मतलब होता है ब्लड को गाढ़ा भी बनाएंगे। तो क्या करते हैं, ब्लड को गाढ़ा भी बनाने में हेल्प करते हैं। और जिस गाढ़ा होने के कारण क्या होता है, इसमें ब्लड का प्रेशर बना रहता है। और प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो यहाँ तक। इसके बाद आपका आ गया अगला फंक्शन ESR। ESR क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब विंट्रो ट्यूब में क्या करते हैं हम लोग ब्लड को डाल के छोड़ देते हैं, तो जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं यानी RBC होते हैं वो धीरे 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 गिर के क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। जिस रेट से वो इकट्ठा होते हैं उसे ही बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसका एक अलग से लेक्चर में, सेपरेट लेक्चर में इसको पूरा प्रॉपर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये भी 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है।
तो ये क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप 10 सिक्के ले लीजिए, एक सिक्के के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे सिक्के रखते जाएंगे तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रोलेक्स फॉर्मेशन। तो आरबीसी में रोलेक्स फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, रेगुलेट होता है। उसके बाद रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी। सस्पेंशन स्टेबिलिटी क्या होता है, हमारा ब्लड बह रहा है तो उसमें आरबीसी हर एक कोने कोने में, हर एक पूरे ब्लड में प्रॉपर हर एक जगह सस्पेंड रहे। ऐसा नहीं कि ब्लड बह रहा है और वो जाके नीचे बैठ जाए आरबीसी, ऐसा नहीं होता। आरबीसी हर एक पूरे ब्लड के सरफेस एरिया में हर जगह पाया जाता है। तो इसी की स्टेबिलिटी को कौन बनाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। तो आरबीसी रिमेन सस्पेंड यूनिफॉर्मली इन ब्लड ड्यूरिंग सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन होता है तो आरबीसी पूरे ब्लड में यूनिफॉर्मली पाया जाना चाहिए। उसी को मेंटेन कौन करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। और ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन हेल्प इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ आरबीसी। जो ग्लोबुलिन होते हैं और जो फाइब्रिनोजन होते हैं क्या करते हैं, आरबीसी की सस्पेंशन स्टेबिलिटी को बनाते हैं। उसके बाद आ गया ट्रिफॉन सबस्टेंस। ट्रिफॉन सबस्टेंस क्या करता है, ये हमारे जो अगल बगल के टिश्यू हैं उनको नरिशमेंट यानी पोषण प्रदान करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो उसका भी प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा, प्रोड्यूस बाय ल्यूकोसाइट फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन। उसके बाद आ गया रोल एज रिजर्व प्रोटीन। ये क्या करते हैं, फास्टिंग के कंडीशन में, जब हम भूखे रहते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन में, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने अंदर प्रोटीन को रिजर्व करके रखते हैं। जब हम फास्टिंग होते हैं तो हम कोई भी ग्लूकोज नहीं लेते हैं, किसी प्रकार का खाना नहीं खाते हैं, तो उस कंडीशन में यही प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, टूट टूट के हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। यही लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारे लिए। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं, ये टिश्यू माइक्रोफेज भी करते हैं। जो टिश्यू खराब हो जाता है उसको भी क्या करते हैं, माइक्रोफेज करते हैं। टेकन बैक बाय ब्लड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट बॉडी फ्रॉम सेलुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल। उसके बाद ये क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं, उसके बाद फिर से ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और पूरे तरह से फिर से सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट आपका हो गया प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कभी कभी फंक्शन आप प्लाज्मा प्रोटीन पूछ लेता है 5 नंबर में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़िए। बाकी